नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को कवर करेंगे, दैट इज़ हर्षवर्धन, जिनको किंग हर्षा भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी से लेके तो क्लरिकल तक के एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से सवाल पूछा ही जाता है। तो आज हम हर्षवर्धन जी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जी के फैक्ट्स को देखेंगे। ये कब राजा बने, इनके द्वारा कौन कौन से इंपॉर्टेंट युद्ध लड़े गए, आर्ट एंड कल्चर में इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, सब चीज़ों को विस्तार से कवर करने वाले हैं। और अंत में हम इनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये आपके सारे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हर्षवर्धन, जिनको किंग हर्षा भी बोलते हैं, ये भारत के नॉर्दर्न रीजन में एक बहुत ही बड़े एम्पायर के लीडर थे। 606 ईस्वी से लेके तो 647 ईस्वी तक इनका समय एक ट्रांजिशन को इंडिकेट करता है, ओल्ड पीरियड से मिडाइवल पीरियड में। जो एंशियंट इंडिया था उससे मिडाइवल इंडिया जब शुरू हुआ तो उसकी जो ट्रांजिशन है उसे इंडिकेट करता है किंग हर्षवर्धन जी का जो रूल था। इस समय जो डिसेंट्रलाइज प्रोविंसेस थे, छोटे छोटे जो प्रोविंसेस थे, वो एक दूसरे के साथ अपने एक्सपेंशनिज्म के लिए युद्ध कर रहे थे। इनको फाइनल लीडर माना जाता है वर्धना एम्पायर का। तो ध्यान रखिएगा कि किंग हर्षवर्धन कौन से एम्पायर से थे, वर्धना एम्पायर से। और इनको भारत का लास्ट ग्रेट एम्पायर भी माना जाता है इस्लामिक रूल के पहले। तो देखिए, 1206 में प्रॉपर तरीके से इस्लामिक रूल हमारे भारत में आ गया था। आपको पता है कि 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई और उसके बाद माना जाता है कि इस्लामिक रूल भारत में स्थापित हो गया। मगर जब मोहम्मद घोरी मरा तब यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी की स्थापना हुई 1206 में। तो इस्लामिक इंट्रूजन से पहले भारत का जो लास्ट ग्रेट एम्पायर था वो हर्षवर्धन जी को माना जाता है। इन्होंने 40 साल तक रूल किया था। कहीं की जगह आपको 41 साल भी मिलेगा, तो 40 से 41 साल आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन में 40 और 41 दोनों आए, वैसे बड़ा रेयर चांस है कि आएगा, लेकिन अगर दोनों आए तो आपने 40 साल को ही टिक लगाना है। तो किंग हर्षवर्धन जी का जो रूल था, जो राज्य था, वो 40 साल तक का था। हर्षवर्धन जी ने अपने एम्पायर को कन्नौज से लेकर तो पंजाब, उड़ीसा, बिहार, इवन बंगाल तक भी एक्सपैंड किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये एरिया हर्षवर्धन या किंग हर्षा का एम्पायर है। यहाँ पे दो जगहों पे ध्यान देना, ये है थानेश्वर, ये है कन्नौज। पहले इनके कैपिटल थानेश्वर हुआ करती थी, बाद में हर्षवर्धन जी ने अपनी कैपिटल को कन्नौज में शिफ्ट किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा साम्राज्य है किंग हर्षवर्धन का या किंग हर्षा का। इन्होंने अपने समय नीडी और जो गरीब लोग हैं उनकी भी काफ़ी केयर करी, उनके लिए घर बनाए और जितने भी नेसेसरी एमिनिटीज़ की पुअर या नीडी लोगों को ज़रूरत है, वो सारी की सारी ज़रूरतें इन्होंने पूरी करी। इनके राज्य में इनके पास कोई बहुत ज़्यादा धन नहीं था, सेल्फ सफिशिएंट था, मतलब जितनी ज़रूरत है, ज़रूरतें सारी पूरी हो रही हैं। उसके बावजूद भी अपने नागरिकों के ऊपर इन्होंने हाई टैक्सेस नहीं लगाए, बहुत ज़्यादा टैक्स इन्होंने नहीं लगाया। जो सिटीज़न है उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन इन्होंने नहीं लगाए, ये इनकी एक खासियत थी। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो पुष्यभूति डायनेस्टी, जिसको वर्धना डायनेस्टी भी बोलते हैं, इसने गुप्ता एम्पायर के फॉल होने के बाद अपनी जो प्रोमिनेंस है उसको गेन किया। तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि किंग हर्षा या हर्षवर्धन ये कौन सी डायनेस्टी से थे, ये वर्धना डायनेस्टी से थे, जिसको पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो दोनों आपने ध्यान रखना है, दोनों से सवाल पूछा जा सकता है कि किंग हर्षवर्धन कौन सी डायनेस्टी से थे, तो पुष्यभूति डायनेस्टी या वर्धना डायनेस्टी से वो थे। राज्यवर्धन हर्षवर्धन के एल्डर ब्रदर थे। इनकी मृत्यु के बाद हर्षवर्धन राजा बने थे। इनकी मृत्यु क्यों हुई थी वो हम आगे देखेंगे। अब देखिए, हर्षवर्धन का जो एम्पायर था उसको लार्जेस्ट इंपीरियल पावर माना जाता है 7th सेंचुरी की, जो नॉर्थन इंडिया से शुरू होकर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन तक फैला हुआ था। ईस्टर्न इंडिया में इनका साम्राज्य कामरूपा से लेकर तो नर्मदा रिवर तक फैला हुआ था। हर्षवर्धन का जो एम्पायर था वो बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, इवन इंडो गैंगेटिक प्लेन तक फैला हुआ था। वर्धना एम्पायर जो था ये दो तरीके के टेरिटरीज में डिवाइड था। सबसे पहले आती हैं वो टेरिटरी जो एक्सप्लिसिटली हर्षा के रूल के अंडर थी, यानी हर्षा के कंट्रोल में थी। इसमें आता है गुजरात, कालिंगा, बंगाल और पूरा का पूरा जो राजपूताना एरिया था, यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल है हर्षवर्धन जी का। फिर दूसरे आते हैं हमारे पास फ्यूडेटरीज,
जिनके पास थोड़ी थोड़ी पावर्स तो हैं, लेकिन जो मेन राजा है वो हर्षा है। अब ऐसा होता था ना कि एक बड़ा राजा होगा, उसके बाद छोटे छोटे किंगडम्स होंगे। छोटे छोटे किंगडम्स में छोटे छोटे बंदे खड़े कर दिए जाएंगे कि तुम यहाँ पे अपना राज चलाते रहो और मेरे को पैसा पे करते रहो। तो ये जो बंदे हुए छोटे छोटे, ये क्या बने, ये बने फ्यूडेटरीज। तो कुछ एरिया तो हर्षा के डायरेक्ट कंट्रोल में था, जैसे गुजरात है, कालिंगा है, बंगाल है, राजपूताना है। कुछ जगह थी जहाँ पे फ्यूडेटरीज थे, मतलब मेन राजा हर्षा था, उसने अपने नीचे बंदे रखे हुए थे जो छोटे छोटे फ्यूडेटरी या फ्यूडल किंग्स थे। तो यहाँ पे कश्मीर, जालंधर, सिंध, नेपाल, कामरूप जिसको अभी असम कहते हैं, ये सारे एरियाज आते हैं जो कि फ्यूडेटरीज थे किंग हर्षा के। तो इस प्रकार से जो वर्धना एम्पायर था वो हर्षवर्धन जी के समय दो तरीके के टेरिटरीज में डिवाइड था। सबसे पहले वो जो एक्सप्लिसिटली यानी डायरेक्ट रूल में है हर्षवर्धन जी के, और दूसरे आते हैं फ्यूडेटरीज, वहाँ पे छोटे छोटे राजा हैं जो कि ट्रिब्यूट पे करते हैं हर्षवर्धन जी को। एक्सप्लिसिट या डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए गुजरात, कालिंगा, बंगाल, राजपूताना, और जो फ्यूडेटरीज थे उसमें हमारे पास आ गए कश्मीर, जालंधर, सिंध, नेपाल, कामरूप। ध्यान रखिएगा, ये भी सीधा सवाल पूछा जा सकता है। आपको जगह बता दी जाएगी और पूछा जाएगा कि बताओ ये वाली जो जगह है, ये जो टेरिटरी है, ये हर्षा के डायरेक्ट कंट्रोल में थी या फिर फ्यूडेटरी थी। तो ये आपने ध्यान रखनी है। अगर किंग हर्षा या हर्षवर्धन जी के समय की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हर्षवर्धन जी की एडमिनिस्ट्रेशन गुप्ता एम्पायर जैसी ही थी। यहाँ पे कोई भी स्लेव लेबर नहीं हुआ करता था उनके किंगडम में, और जो इंडिविजुअल था उसको अलो किया गया था कि वो जैसा अपना जीवन जीना चाहे वैसा वो अपना जीवन जी सकता है। कन्नौज कैपिटल थी हर्षवर्धन जी के किंगडम की, काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कन्नौज कैपिटल थी हर्षवर्धन जी के किंगडम की, और ये इन्होंने शिफ्ट करी थी थानेश्वर से। तो मैंने आपको पहले मैप में बताया कि यहाँ जैसे था थानेश्वर, यहाँ से इन्होंने अपनी कैपिटल चेंज करी थी कन्नौज में। तो हर्षवर्धन जी ने अपने कैपिटल को चेंज करके कौन सी नई कैपिटल रखी, कन्नौज। डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। कन्नौज जो उनकी कैपिटल थी, वहाँ पे काफ़ी पोइट, आर्टिस्ट, रिलीजियस लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स, विद्वान लोग आया करते थे पूरी की पूरी दुनिया से। हर्षवर्धन जी के अपने जो चाइनीज़ रूलर्स थे उस समय के, उनके साथ भी काफ़ी अच्छे फ्रेंडली टाइज हुआ करते थे। एक चाइनीज़ मॉन्क था क्वानजांग, वो उनके किंगडम में 8 साल तक रहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि उस चाइनीज़ मॉन्क का नाम बताओ जो हर्षवर्धन जी के किंगडम में 8 साल रहा था। तो क्या नाम है, क्वानजांग इनका नाम है। हर्षवर्धन जो थे इन्होंने फॉर्मिडेबल आर्मी भी बनाई थी अपने समय। जब हर्षवर्धन का एम्पायर पीक पर था तो उस समय 1 लाख मैन और 50,000 इन्फेंट्री मैन की कैवलरी हुआ करती थी, और इसमें 60,000 से ज़्यादा एलिफेंट्स भी हुआ करते थे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त आर्मी भी थी हर्षवर्धन जी की। अब यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया जो था, वहाँ पे हर्षा के समय के कोई भी कॉइन्स हमें देखने को नहीं मिले हैं। तो ये बताता है कि जो नॉर्दर्न इंडिया जहाँ पे हर्षा का रूल था वो डिवॉइड था कॉइन्स से, यानी कॉइन्स की वहाँ पे काफ़ी कमी थी। तो ये उस समय की जो फ्यूडल स्टेट है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को बताता है, इंडिकेट करता है। जो इंडिपेंडेंट रूलर्स थे उन्हें महासमंतास कहा जाता था, और वो भी काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, होमेज पे करते थे हर्षवर्धन जी को। फिर जो इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, छोटे छोटे जो क्षेत्रों में राजे हुआ करते थे, वो अपने मिलिट्री रीइंफोर्समेंट्स प्रोवाइड किया करते थे असिस्ट करने के लिए, मदद करने के लिए हर्षवर्धन जी को। तो ये काफ़ी क्रिटिकल थी हर्षवर्धन जी के एम्पायर में एडवांसमेंट की। जब हर्षवर्धन जी युद्ध करते थे और बाकी राजाओं की टेरिटरीज़ को अपनी टेरिटरीज़ में जोड़ रहे थे और अपनी टेरिटरीज़ को एक्सपैंड कर रहे थे, तो उस समय इस प्रकार के जो छोटे छोटे रूलर्स थे वो जब अपनी मिलिट्री प्रोवाइड करते थे हर्षवर्धन जी को, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रोल प्ले करती थी हर्षवर्धन के एम्पायर की एडवांसमेंट के लिए, यानी उनके एम्पायर को बढ़ाने के लिए। एक चाइनीज़ था हुनसांग, ये भी हर्षा के ही समय भारत में आया था, हर्षा के ही समय इसने भारत में विजिट किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल पूछा जा सकता है। इसने काफ़ी फेवरेबल अकाउंट दिए हैं किंग हर्षा और उनके एम्पायर के। जो ह्यूनसांग था उसने ये डिस्क्राइब किया है अपनी किताबों में कि हर्षा ने पूरे के पूरे भारत को, यहाँ पे एंटायर कंट्री का मतलब ऑब्वियसली क्या हुआ, इंडिया, उसको पहले 6 सालों का जो उनका अपना रूल था उसी में ऑक्यूपाई कर लिया। यानी कि जब वो राजा बने तो राजा बनने के 6 साल के अंदर अंदर ही उन्होंने पूरे के पूरे देश को, यानी पूरे भारत को, मुख्यतः यहाँ पे नॉर्थन इंडिया की बात हो रही है, उसको कॉन्कर कर लिया, उसको जीत लिया पहले 6 सालों में ही। मगर वो नॉर्थ इंडिया को कम्प्लीटली नहीं जीत पाए, मतलब कि बीच बीच में कुछ थोड़े बहुत ऐसे राजे रहे जो इंडिपेंडेंट रहे और जिनको हर्षवर्धन
नहीं हरा पाए। और उनका जो कॉन्क्वेस्ट था, यानी हर्षवर्धन जी ने जब अलग टेरिटरीज़ को कॉन्कर करके अपना एरिया एक्सपेंड किया, तो चाइनीज़ ट्रैवलर हुइनसांग के मुताबिक ये पहले 6 साल में ही हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। तो पहले 6 साल में ही जितना एम्पायर उन्होंने कॉन्कर करना था वो कर लिया। फिर एक कोर्ट पोइट थे हर्षवर्धन जी के, उनका नाम है मतंग दिवाकर। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि मतंग दिवाकर कोर्ट पोइट हुआ करते थे हर्षवर्धन जी के। अगर हर्षवर्धन जी के समय की एजुकेशन और आर्ट की बात करें तो किंग हर्षवर्धन जी ने हमेशा आर्ट को और एजुकेशन को सपोर्ट किया है। और इवन वो खुद ऑथर भी थे और उन्होंने 3 संस्कृत के प्लेस भी लिखे हैं। उनका नाम है रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल पूछा जा सकता है। तो जो 3 संस्कृत प्लेस को हर्षवर्धन जी ने लिखा है उनको याद करने का एक ट्रिक मैंने बनाया है। वो ट्रिक है, हर्षा ने प्रिया को रतन वाला नाग दिया। हर्षा ने प्रिया को रतन वाला नाग दिया। तो एक हर्षा है, उसने प्रिया को क्या दिया? नाग दिया। क्या दिया? नाग दिया। कैसा नाग दिया? रतन वाला नाग दिया। ऐसा नाग जिसमें रतन बने हुए हैं। तो हर्षा ने प्रिया को रतन वाला नाग दिया। हर्षा से आ गया हर्षवर्धन, किंग हर्षवर्धन। फिर प्रिया, प्रिया से आ गया प्रियदर्शिका। प्रिया को क्या दिया? रतन वाला नाग दिया। रतन से आ गया रत्नावली और नाग दिया से आ गया नागनंदा। तो हर्षा, किंग हर्षा, फिर प्रिया, प्रियदर्शिका, रतन, रत्नावली, नाग, नागनंदा। तो प्रियदर्शिका, नागनंदा, रत्नावली, ये 3 इंपॉर्टेंट संस्कृत प्लेस हैं जिनको ऑथर किसने किया? किंग हर्षवर्धन जी ने किया। काफ़ी स्कॉलर्स जो थे वो उनके राज्य में रहा करते थे और अपनी अर्निंग का, जो उनकी कमाई थी, उसका क्वार्टर माना कि चौथा हिस्सा वो स्कॉलर्स को दान दे दिया करते थे। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि आर्ट, एजुकेशन और जो विद्वान लोग होते हैं या जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी कितनी कदर की जाती थी कि अपनी कमाई का जो चौथा हिस्सा है वो चौथा हिस्सा किसको दान दे दिया जा रहा है? वो चौथा हिस्सा स्कॉलर्स को दान दे दिया जा रहा है, जहाँ पे आर्टिस्ट आएंगे, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स आएंगे, पोइट आएंगे, बाकी जितने भी जो स्कॉलर्स हैं वो सब आएंगे। तो उनकी कमाई का क्वार्टर, 1/4, चौथा हिस्सा कहाँ चला जाता था? स्कॉलर्स के पास चला जाता था। एक काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी, वो भी अपने पीक पर थी हर्षा के रूल के समय। रिनोन्ड इंडियन ऑथर और पोइट बाणभट्टा थे, जो कि हर्षवर्धन जी के कोर्ट में आस्थान कवि की तरह काम किया करते थे। आस्थान कवि का मतलब होता है कोर्ट पोइट। तो हर्षवर्धन के कोर्ट पोइट कौन थे, यानी कि आस्थान कवि कौन थे? बाणभट्टा थे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। यही बाणभट्टा हैं जिन्होंने हर्षवर्धन जी की बायोग्राफी को लिखा है। उस बायोग्राफी का नाम है हर्षचरिता। तो ये सवाल सीधा पूछा जा सकता है कि जो हर्षवर्धन जी की बायोग्राफी है उसका नाम क्या है? हर्षचरिता। हर्षवर्धन जी की बायोग्राफी जो है हर्षचरिता, उसको किसने लिखा है? उसको बाणभट्टा जी ने लिखा है। हर्षवर्धन जी ने अपने कैपिटल कन्नौज में एक लार्ज सेंटर ऑफ नॉलेज भी बनाया था, उसका नाम था भद्र विहार। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, पहले सवाल पूछा गया है कि एक जो लार्ज सेंटर ऑफ नॉलेज जिसको किंग हर्षवर्धन ने इस्टेब्लिश किया था अपने कैपिटल कन्नौज में, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था भद्र विहार। अब हम हर्षवर्धन जी के समय के सोसाइटी का स्ट्रक्चर देखें और रिलीजियस बिलीफ्स को देखें तो देखिए, महिलाओं की अगर हम बात करें तो उनका स्टेटस काफ़ी डिक्लाइन था। वही बात है कि पुराने समय में महिलाओं की सिचुएशन हमारे देश में अच्छी नहीं थी, तो वही बात यहाँ पे हो रही है। कास्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा था हिंदू कम्युनिटी में। विडो इमोलेशन प्रिवेलेंट थी, जिसको हम सती प्रथा भी बोलते हैं। यानी मान लो कि किसी का पति मर गया तो जो पत्नी है उसको जिंदा जला दिया जाएगा। तो विडो इमोलेशन भी काफ़ी प्रेवेलेंट थी। फिर उनके समय विडो रीमैरिज भी फॉरबिडन थी। किसी का मान लो पति मर गया है तो उसकी दोबारा शादी इसको सोचा ही नहीं जा सकता था, तो विडो रीमैरिज भी बिल्कुल फॉरबिडन थी। किंग हर्षवर्धन इनिशियली भगवान शिव के वर्शिपर थे, वो शिव भक्त थे, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने महायान बुद्धिज़्म को चुन लिया था, तो फिर वो महायान बुद्धिस्ट बन गए थे। समाज की बात करें तो जो हिंदू कम्युनिटी थी वो 4 क्लासेस में डिवाइड थी, जिसको 4 वर्ण बोला करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर हम किंग हर्षवर्धन की अचीवमेंट्स की बात करें तो किंग हर्षवर्धन एक वॉरियर थे, एक ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर थे और बुद्धिज़्म के सपोर्टर थे। वो बिग एडवोकेट थे लर्निंग के और एजुकेशन के। हर्षवर्धन जी ने
भास्कर वर्मा जो कि कामरूप एम्पायर का राजा था, इनके साथ मिलके अटैक किया था और रिटेलिएट किया था गौड़ा किंगडम के राजा शशांक के खिलाफ। लेकिन वो शशांक को मार नहीं पाए थे जब तक वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। अब यहाँ पे सवाल है कि एक ऐसा व्यक्ति जो शिव भक्त है, महायान बुद्धिज़्म को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है, वो पोइट्स का और बाकी जो स्कॉलर्स हैं उन लोगों को अपने कमाई का 1/4 हिस्सा दे रहा है। इसके साथ साथ वो अपने सिटीजन जो हैं उनकी देखभाल कर रहा है। ऐसा जो अच्छा राजा है, इतना ज़बरदस्त राजा है, वो क्या कारण है कि उसको गौड़ा किंगडम के जो राजा है उसके खिलाफ रिटेलिएट करना पड़ा? यहाँ पे कौन सा बदला था जो हर्षवर्धन ने गौड़ा किंगडम के राजा शशांक से लेना था? तो देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। राज्यश्री हर्षवर्धन जी की बहन हुआ करती थी। राज्यश्री ने मोखारी किंग गृहवर्मन के साथ शादी करी थी। कुछ सालों के बाद मालवा के राजा देवगुप्ता ने गृहवर्मन, जो कि हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का पति था, उसको युद्ध में हराया और उसको मार दिया, डिफीटेड एंड किल्ड। मारने के बाद जो विडो राज्यश्री थी, जो हर्षवर्धन की बहन थी, उसको भी वो बंदी बना के ले गया। अब हर्षवर्धन उस समय राजा नहीं थे, उनके बड़े भाई राजवर्धन उस समय राजा थे। तो अपनी फैमिली के साथ बुरा होते देख राजवर्धन जी ने मालवा को अटैक किया और उन्होंने देवगुप्ता को डिफीट किया। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिर्फ डिफीट किया, लेकिन इसको मारा नहीं। इसके बाद जो शशांक था, जो वेस्ट बंगाल की गौड़ डायनेस्टी का रूलर था, वो राज्यवर्धन जी के काफ़ी क्लोज आया। ध्यान दीजिए, सबसे पहले वो क्लोज आया, लेकिन उसके बाद वो मालवा के राजा, जिसको डिफीट किया गया था राजवर्धन जी के द्वारा, हराया गया था लेकिन मारा नहीं गया था, उनके साथ जाके ये मिल गया और इसने राजवर्धन जी के साथ विश्वासघात किया और शशांक ने राजवर्धन जी को मार डाला। तो इसी के बाद हर्षवर्धन 16 साल की उम्र में राजा बने और 16 साल की उम्र में वो थानेश्वर के अनडिस्प्यूटेड रूलर बन गए। थानेश्वर जो पहली कैपिटल हुआ करती थी, उसके बाद इन्होंने अपनी कैपिटल को कन्नौज शिफ्ट कर लिया था। तो यहाँ पे इन्होंने शशांक के खिलाफ वॉर डिक्लेयर किया ताकि अपने भाई की जो मृत्यु है, जो धोखे से शशांक ने उनके बड़े भाई राजवर्धन की मृत्यु करी है, उसका बदला लिया जाए। बदला लेने के बाद फिर वो कैंपेन ऑफ दिग्विजय, दिग्विजय का मतलब होता है टू कॉन्कर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को जीतना। दुनिया से यहाँ पे मतलब पूरे भारत से हो रहा है कि मैं पूरे भारत को जीतूंगा। तो कैंपेन ऑफ दिग्विजय, इसकी हर्षवर्धन जी ने शुरुआत करी थी। तो ये स्टोरी थी कि क्यों इन्होंने शशांक को मारा। उसके बाद फिर उन्होंने जो मालवा का राजा था देवगुप्ता, उसको क्रश किया और उसका पूरा का पूरा जो किंगडम था उसे ऑक्युपाई किया। 612 ईस्वी तक उन्होंने पंजाब के पंच सिंधुस को पूरी तरीके से कंट्रोल किया। उसके बाद फिर कन्नौज, बिहार, उड़ीसा और बाकी एरियाज़ को वो अपने जो टेरिटरी थी उसके साथ जोड़ते रहे, उसमें इंक्लूड करते रहे और अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करते रहे। उसके बाद उन्होंने वल्लभी के ध्रुव सेना द्वितीय को भी उसकी कुर्सी से हटाया। उसके बाद हर्षवर्धन ने वल्लभी के ध्रुव सेना की डॉटर, उनकी जो बेटी थी, उसके साथ शादी करी और फिर इन दोनों के बीच में काफ़ी सॉलिड पार्टनरशिप हो गई। उसके बाद उन्होंने उड़ीसा, मगध, वोदरा, कोनडोंगा, गंजम भी बोलते हैं उसको, और बंगाल, इन सारे के सारे एरियाज़ को कॉन्कर किया। उसके बाद उन्होंने नेपाल के राजा को भी डिपोज किया। डिपोज करने का मतलब है कि उसको कुर्सी से हटा देना। तो ये भी हुआ और उसके बाद उन्होंने अपनी अथॉरिटी को काफ़ी नॉर्थ इंडियन डायनेस्टीज़ के ऊपर इस्टेब्लिश किया। तो हर्षवर्धन की जितनी भी अचीवमेंट्स थी उनको रिकॉग्नाइज करते हुए उनको उत्तर पथस्वरा ये एक टाइटल भी मिला है। तो सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि उत्तर पथस्वरा ये टाइटल निम्नलिखित में से किस राजा को मिला है? तो जहाँ पर भी किंग हर्षवर्धन आएगा वहाँ पे आपने टिक लगा देना है। तो हर्षवर्धन जी की जो अचीवमेंट थी उनको रिकॉग्नाइज करते हुए उत्तर पथस्वरा ये टाइटल भी उनको मिला। एक लीडर के तौर पे हर्षवर्धन एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस तक ट्रैवल किया करते थे और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं उनको भी वो इंस्पेक्ट किया करते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ राजा हैं तो अपने राजमहल में ही बैठे रहेंगे, नहीं, वो जनता के बीच में जाते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स को इंस्पेक्ट भी करते थे प्रोविंस टू प्रोविंस जाके। तो ये भी इनका एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। हर एक धर्म की वो इज्जत किया करते थे, लेकिन वो बुद्धिज़्म के काफ़ी पैट्रनेज थे, हालांकि वो खुद शेवाइट थे। उनकी लीडरशिप में
उज्जैन सेंटर ऑफ लिटरेली इंटरेक्शन बना था। कुछ समय पहले महाकाल लोक काफ़ी खबरों में था, तो महाकाल लोक क्या है, इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उन सारों को मैंने कल एक वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हर्षवर्धन जी ने बाणभट्टा को पैट्रनाइज किया, जो हर्षचरिता के राइटर थे। इसके साथ उन्होंने और भी बहुत ज़्यादा पोइट और लिटरेरी फिगर्स थे, उनको वो पैट्रनाइज किया करते थे। हर्षवर्धन ने 643 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयाग असेंबली को कन्वीन किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि प्रयाग असेंबली को निम्नलिखित में से किस राजा ने कन्वीन किया था, तो हर्षवर्धन ने। कब किया था? 643 AD में। अब सवाल है कि प्रयाग असेंबली थी क्या? ये काफ़ी ग्रैंड, बहुत बड़ी असेंबली थी, जहाँ पे हर क्लास का व्यक्ति आया था, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी सोशल स्टेटस का हो, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन एंड सोशल स्टेटस। अभी यहाँ पे ये एक रिलीजियस असेंबली तो थी ही, लेकिन ये सारे के सारे धर्मों के लिए ओपन थी। सवाल में आपको पूछा जा सकता है कि ये सिर्फ महायान बुद्धिज़्म के लिए थी, मगर ऐसा नहीं है। ये सिर्फ महायान बुद्धिज़्म के लिए नहीं थी, बल्कि ये सारे ही धर्मों के लिए ओपन थी। अब ये बात सही है कि हर्षवर्धन डिवोटी थे महायान बुद्धिज़्म के, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को कभी भी दूसरों के ऊपर थोपने का प्रयास नहीं किया, बल्कि वो हर एक धर्म के लिए टॉलरेंट थे, हर एक धर्म की रिस्पेक्ट किया करते थे, और हर एक रिलीजियस कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए उन्होंने सपोर्ट किया है जब वो राजा थे। प्रयाग असेंबली इसकी एक रिफ्लेक्शन है कि जो हर्षवर्धन है वो कमिटेड थे रिलीजियस टॉलरेंस के लिए, और उनका जो विज़न था वो पूरे भारत को यूनाइट करना था। अब हम बात करते हैं हर्षवर्धन डायनेस्टी के एंड की। देखिए, हर्षवर्धन का रूल 41 साल रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, कई जगह 40 साल है, कई जगह 41 साल। हर्षवर्धन जी की मृत्यु 647 AD में हुई थी। पुलाकेशिन द्वितीय, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, क्योंकि इन्होंने हर्षवर्धन जी को नर्मदा के बगल में एक युद्ध में हराया था। हर्षवर्धन अपने एम्पायर को सदर्न पेनिनसुला में स्ट्रेच करना चाहते थे, वहाँ तक पहुँचाना चाहते थे, मगर वहाँ पे उन्हें पुलाकेशिन द्वितीय से हार का सामना करना पड़ा। एक एपिथेट है स्कालोत्रापथनाथ, ये भी एक एपिथेट दिया गया किंग हर्षवर्धन जी को। चालुक्यास जो थे डेक्कन्स के, जो कि हर्षवर्धन के राइवल थे, उनके द्वारा ये एपिथेट दिया गया था स्कालोत्रापथनाथ, किसको? हर्षवर्धन जी को। तो ये सीधा सवाल पूछा सकता है, इसीलिए मैंने कहा कि किंग हर्षवर्धन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ मैं उनसे रिलेटेड, एंड में हम MCQs भी करेंगे। इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चालुक्य जो थे डेक्कन के, उनके द्वारा हर्षवर्धन जी को क्या नाम दिया गया? स्कालोत्रापथनाथ। इसका मतलब क्या होता है? द वार लाइक लॉर्ड ऑफ ऑल रिलीजन्स ऑफ द नॉर्थ, सिग्निफाइंग द सोवरन रूलर ऑफ उत्तरपथ। उत्तरपथ मतलब नॉर्थ इंडिया। तो स्कालोत्तरपथनाथ, स्कालोत्तरपथनाथ, ये नाम दिया गया था चालुक्यास ऑफ डेक्कन के द्वारा। वर्धनन डायनेस्टी के आखिरी रूलर माना जाता है इनको, और ये तब राजा बने जब उनके एल्डर ब्रदर की मृत्यु हुई, जो हमने पहले भी देखा। इनकी लेगेसी काफ़ी वाइडस्प्रेड है। इनके कैपिटल कन्नौज इनकी मृत्यु के बाद भी अपनी हाईएस्ट ग्लोरी में रही। अब एक आता है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। जब हर्षवर्धन जी की मृत्यु हो गई तो नॉर्दर्न इंडिया को कंट्रोल करने के लिए 9th सेंचुरी में युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध 3 मुख्य डायनेस्टीज़ के बीच में हुआ। तो वो 3 मुख्य डायनेस्टीज़ जो थी, उनके बीच में जो स्ट्रगल हुआ उसको ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बोलते हैं। तो कौन कौन सी थी? प्रतिहार डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी और पाला डायनेस्टी। ये 3 डायनेस्टीज थी जिनके बीच में नॉर्दर्न इंडिया को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल शुरू हुआ। इस स्ट्रगल को हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बोलते हैं। तो अब इन 3 डायनेस्टीज को याद रखने का ट्रिक क्या है? ट्रिक है राष्ट्र के प्रति पाला प्रेम। राष्ट्र के प्रति पाला प्रेम। राष्ट्र से आ गया राष्ट्रकूट, प्रति से आ गया प्रतिहार, और पाला से आ गया पाला एम्पायर। राष्ट्र के प्रति पाला प्रेम। तो ये ट्रिक है इन तीनों डायनेस्टीज को याद रखने का। राष्ट्र से आ गया राष्ट्रकूट, के प्रति से आ गया प्रतिहार, और पाला से आ गया पाला एम्पायर। ये 3 डायनेस्टीज थी जिनके बीच में नॉर्दर्न इंडिया को कंट्रोल करने के लिए 9th सेंचुरी में स्ट्रगल शुरू हुआ, जिसको फेमसली ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी बोलते हैं। चलिए अब हम हर्षवर्धन जी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किंग हर्षवर्धन एस्टैब्लिश्ड अ लास्ट सेंटर ऑफ नॉलेज विच वॉज कॉल्ड एज भद्र विहार एट
विच प्लेस। किंग हर्षवर्धन ने एक बहुत बड़ा लार्ज सेंटर ऑफ नॉलेज बनाया, इसका नाम रखा गया भद्र विहार। ये कहाँ पर था? तो इसका राइट आंसर है कन्नौज। ऑप्शन सी हमने पहले भी देखा, कन्नौज कैपिटल थी, पहले थानेश्वर थी, वहाँ से चेंज करके कन्नौज बनी। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी बड़ा लार्ज सेंटर ऑफ नॉलेज बनाया था, उसका नाम रखा था भद्र विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन कन्वीन द प्रयाग असेंबली। ये असर्शन है, इसका रीज़न है ही वॉन्ट टू पॉपुलराइज ओनली द महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। आपने बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। तो हमने तो ये चीज़ देखी कि हर्षवर्धन जी ने प्रयाग असेंबली को कन्वीन किया था, तो असर्शन तो ठीक है। लेकिन दूसरे में यह है कि ये सिर्फ महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को पॉपुलराइज करना चाहते थे, इसलिए रखी गई थी। ये गलत है, क्योंकि हमने ये देखा कि जो प्रयाग असेंबली थी वो सारे धर्म और जो सोशल स्टेटस के लोग हैं उनके लिए अलो की गई थी, वो किसी भी एक धर्म के लिए नहीं थी। तो यानी ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। तो असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। तो ये सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षा हैज़ बीन कॉल्ड स्काल उत्तर पथनाथ इन। निम्नलिखित में से किसमें हर्षवर्धन को स्काल उत्तर पथनाथ कहा गया है? तो किसमें कहा गया है? मैंने आपको बताया चालुक्यन इंस्क्रिप्शंस, जो कि राइवल थे हर्षवर्धन के, उनकी इंस्क्रिप्शंस में जो हर्षवर्धन है उसको स्काल उत्तर पथनाथ कहा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, चालुक्यन इंस्क्रिप्शंस। नेक्स्ट है, किंग शशांक अगेंस्ट होम हर्षवर्धन डिक्लेयर वॉर वॉज अ रूलर ऑफ डैश किंगडम। मैंने आपको पूरी की पूरी स्टोरी बताई कि शशांक जो था उसने हर्षवर्धन के भाई को धोखा दिया और उनका वध किया था, तो उस किलिंग का बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने इसके खिलाफ युद्ध किया। तो ये कौन से किंगडम का राजा था? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गौड़ा किंगडम का ये राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होल इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पुलाकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के किनारे, उनसे रिलेटेड है आई होल इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हर्षचरिता अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन द रूलर ऑफ कन्नौज इज कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज बाय हिज कोर्ट पोइट बाणभट्टा। मैंने आपको बताया कि बाणभट्टा अष्टान कवि माने कोर्ट पोइट थे हर्षवर्धन जी के। बाणभट्टा ने हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखी, नाम था हर्षचरिता। सवाल है कि ये जो हर्षचरिता है ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई? तो ये संस्कृत में लिखी गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग डिफीटेड हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से वो कौन सा राजा था जिसने हर्षवर्धन को हराया? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है, पुलाकेशिन द्वितीय ने हराया था हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक हर्षचरिता वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हर्षचरिता किताब लिखी गई? तो राइट आंसर है बाणभट्ट। बाणभट्टा जो कि कोर्ट पोइट था हर्षवर्धन का, उसके द्वारा बायोग्राफी लिखी गई थी हर्षवर्धन की, जिसका नाम था हर्षचरिता। तो बाणभट्टा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज ऑथर्ड बाय हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के द्वारा कौन सी निम्नलिखित में से जो किताब है वो लिखी गई? तो राइट आंसर क्या है? रत्नावली। मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से 3 किताबें बताई, तो उसमें से ना तो गीता गोविंद उसमें थी, ना कदम्बरी थी, और हर्षचरिता तो बाणभट्ट ने लिखी है। तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन सी है, रत्नावली। एक बार फिर से मेरी पूरी की पूरी वीडियो को देखिएगा तो सारी वीडियोस के फैक्ट्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। फिर आप जब दोबारा इन क्वेश्चंस को देखोगे तो सारे आंसर खुद ब खुद आपको आने लग पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन एम्पायर वॉज डैश इन 7th सेंचुरी। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के एम्पायर की कैपिटल निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहले थानेश्वर थी लेकिन बाद में कन्नौज शिफ्ट हो गई थी। 7th सेंचुरी में हर्षवर्धन एम्पायर की कैपिटल कन्नौज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्टा वेल नोन फॉर हिज लिटरेरी वर्क फ्लरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग। निम्नलिखित में से वो कौन सा राजा है जिसके समय बाणभट्टा जो अपने लिटरेरी वर्क्स के लिए जाना जाता है वो फ्लरिश हुआ? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, हर्षवर्धन जी के समय यह पोइट फ्लरिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द कमेंसमेंट ऑफ 7th सेंचुरी हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज। 7वीं शताब्दी की जब शुरुआत हुई तो थानेश्वर और कन्नौज का जो थ्रोन था वहाँ पे कौन राजा बना? राइट आंसर ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायनेस्टी डिड हर्षवर्धन बिलोंग टू। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन सी, वर्धना डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन एम्पायर। हर्षवर्धन के एम्पायर की कैपिटल कौन सी थी? ऑप्शन बी, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर हर्षवर्धन मेजर अचीवमेंट्स एज अ रूलर। हर्षवर्धन की मेजर अचीवमेंट क्या थी एक
रूलर के तौर पे। उन्होंने नॉर्थ इंडिया को यूनिफाई किया, बिल्कुल किया। क्या उन्होंने बुद्धिज़्म को प्रमोट किया? बिल्कुल किया। वो ग्रेट पैटर्न थे आर्ट और लिटरेचर के, बिल्कुल थे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सारी ही उसकी मेजर अचीवमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोस्ट फेमस इवेंट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग हर्षवर्धना's रेन? हर्षवर्धना के रेन के समय ऐसी कौन सा एक बहुत ही फेमस इवेंट है जो हुआ? तो कौन सा हुआ? नालंदा कॉन्फ्रेंस हुई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हर्षवर्धन के समय नालंदा कॉन्फ्रेंस हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ लिटरेचर रिटन ड्यूरिंग हर्षवर्धना's रेन? हर्षवर्धन के समय लिटरेचर का कौन सा फेमस वर्क लिखा गया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, हर्षचरिता लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द मोस्ट फेमस फॉरेन विजिटर टू हर्षवर्धना's कोर्ट? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा बहुत ही फेमस फॉरेन विजिटर है जो हर्षवर्धन के समय उनके कोर्ट में आया? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ह्यून सांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ हर्षवर्धन्स फादर? हर्षवर्धन जी के पिताजी का क्या नाम था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रभाकर वर्धन। राज्यवर्धन तो उनके भाई थे, प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन के पिताजी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ हर्षवर्धन चीफ मिनिस्टर? हर्षवर्धन के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम था? तो बाणभट्टा नाम था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्परर हर्षा साउथवर्ड मार्च वाज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर बाय? तो नर्मदा रिवर के बगल में कौन से राजा के साथ युद्ध हुआ जिसकी वजह से हर्षा का जो भारत के साउथ में अपने टेरिटरी को फैलाने का सपना था वो टूट गया, या फिर उनको वहाँ पे रेजिस्टेंस मिली, उनको वहाँ रोका गया? तो किसके द्वारा रोका गया? ऑप्शन बी, पुलाकेशिन द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द इंट्रोडक्टरी कैपिटल ऑफ हर्षा? सबसे पहले जब हर्षा राजा बने तो उस समय इंट्रोडक्टरी कैपिटल कौन सी थी? तो कौन सी थी? ऑप्शन सी, थानेश्वर थी, बाद में कन्नौज शिफ्ट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट बुद्धिस्ट किंग हु वाज अ ग्रेट संस्कृत स्कॉलर एंड अ राइटर वाज? आखिरी बुद्धिस्ट किंग जो कि बड़ा ज़बरदस्त संस्कृत स्कॉलर था और बहुत ही उम्दा लेखक भी था, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है हर्षवर्धन। अब देखिए, हर्षवर्धन तो शिवाइट थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने महायान बुद्धिज़्म को भी सपोर्ट किया इसलिए कई बार इनको बुद्धिस्ट किंग भी माना जाता है और मुख्यतः लास्ट बुद्धिस्ट किंग माना जाता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो वो लास्ट बुद्धिस्ट किंग जो कि महान संस्कृत स्कॉलर था और बड़ा ज़बरदस्त उम्दा लेखक भी था, उसका भी क्या नाम है? ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कई कई बार इनको बुद्धिस्ट किंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा अ ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल ensued between three contemporary powers of the supremacy of Kannauj. Which of the following was not a party of this struggle? हर्षवर्धन जी की जब मृत्यु हो गई तो तीन ऐसी डायनेस्टीज थी जिनके बीच में जो नॉर्थ इंडिया है उसको कंट्रोल करने के लिए लड़ाई शुरू होगी, उसको हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बोलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी पावर थी या एम्पायर था जो उस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का पार्ट नहीं था? तो इसका राइट आंसर है परमार। परमार नहीं थे, प्रतिहार भी थे, राष्ट्रकूट भी थे और पल्लव भी थे। याद रखने का क्या ट्रिक था? राष्ट्र के प्रति पाला प्रेम। तो राष्ट्रकूट भी थे, प्रतिहार भी थे, पालास भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षा वाज द लास्ट ग्रेट रॉयल पैटर्न ऑफ? तो हर्षा आखिरी ग्रेट रॉयल पैटर्न था किसका? बुद्धिज्म का, महायान बुद्धिज्म। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग हर्षवर्धन असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज ऑन द डेथ ऑफ हिज ब्रदर? तो उसके भाई का क्या नाम था? तो उसके भाई का नाम था राज्यवर्धन। कैसे मारा गया और उसके बाद 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन कैसे राजा बने, पूरी स्टोरी मैंने आपको पहले बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स डिड चाइनीज ट्रैवलर सुआजोंग विजिटेड इंडिया? तो ये चाइनीज मॉन्क था, ये सिर्फ विजिट नहीं किया बल्कि 8 साल रहा। किसके समय? हर्षवर्धन जी के समय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यून सांग हेल्ड एज अ प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग? ह्यून सांग जिसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी बोला जाता है। अब ये भी आपने ध्यान रखना है, सीधा सवाल पूछा सकता है कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसे बोलते हैं? तो ह्यून सांग को बोलते हैं। तो ये जब भारत आया तो किस राजा के समय आया? तो किंग हर्षवर्धन या हर्षा के समय आया। तो ये था दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। यहाँ पे किंग हर्षवर्धन जी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जी के फैक्ट्स को हमने देखा, उसके बाद हमने इनसे रिलेटेड सारे जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। इसमें से बहुत से ऐसे सवाल थे जो आपके एग्जामिनेशन में पहले पूछे जा चुके थे। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। काफ़ी मेहनत लगी है इसको बनाने में, इसलिए प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को
जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर और जीके टिक्स के ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।